आज हम पढ़ते हैं हम अपने भारत देश के इन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को, या भारत देश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यदि बात करें हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की दोस्तों, तो यह हमारे भारत में यह इनकी संख्या 18 है। कितनी है? 18। यानी टोटल संख्या कितनी है? 18 है। तो चलिए इन 18 के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को अपन याद करते हैं और इनकी विशेषताओं को जानते हैं। ये कब एस्टैब्लिश हुए इनको भी समझते हैं। तो इस व्हाइट बोर्ड में मैंने सारी जानकारी लिख दी है, जिससे आपको ये आसानी हो जाए इन चीजों को याद करने में और नोट्स बनाने में। तो चलिए पढ़ते हैं हम इन बायोस्फीयर रिजर्वों को। तो सबसे पहले यदि बात करी जाए दोस्तों, तो हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, यदि बात करें हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, वो है कच्छ का रण। कौन सा? यह कच्छ का रण दोस्तों ये गुजरात में है। और आपको याद कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपने इससे पहले जो पिछले लेक्चर मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, पढ़े हुए हैं, जो भी हमने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जो कच्छ के रण, यही कच्छ के रण में यह लूनी नदी भी विलीन हो जाती है दोस्तों। यही है कच्छ का खाड़ी, यही है कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। तो आपको यह याद हो जाना चाहिए कि जैसे ही कच्छ का रण याद आएगा तो आपको गुजरात याद आ जाएगा। और यह कच्छ का रण, यह बायोस्फीयर रिजर्व, यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां होगा? तो फिर गुजरात में होगा। तो इसमें याद करने जैसा तो कुछ है ही नहीं है, सबको पता होना चाहिए। ये तो एक छोटी सी और नॉर्मल सी बात कहला गई कि कच्छ का रण कहां होगा? गुजरात में होगा। यहाँ पर क्या पाया जाता है? जंगली गधा पाया जाता है। और यह कच्छ का रण कब एस्टैब्लिश हुआ था? सन 2008 में। यही हमारे भारत देश का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सबको याद होगा कि नहीं? बन जाएगा कि नहीं? चलो दूसरे पे आते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों कि हमारे इस भारत का, हमारे इस प्यारे भारत का सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो बात करते हैं इस नीलगिरी की दोस्तों। यह नीलगिरी भारत का सबसे पुराना, यानी सबसे यह पुराना क्या है? हमारे देश का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यदि बात करें इस पुराने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो यह एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में। एस्टैब्लिशमेंट को मैंने हरे कलर से लिखा है, याद रखिएगा। जो भी मैप में आप देख रहे हैं, ये हरे कलर से जो मैंने लिखा है, इसकी स्थापना का लिखा है। तो नीलगिरी पर्वत यानी नीलगिरी यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में। यही हमारे देश का सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? अब आपको याद कैसे रहेगा दोस्तों? तो देखिएगा, जब मैंने आपको पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ाया था, यदि आप ज्योग्राफी के जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप बहुत ध्यान से अगर आप उसको अगर उस टॉपिक को पढ़ें, तो उसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको मैंने नीलगिरी के बारे में बताया था। यह नीलगिरी एक पर्वत है दोस्तों। इसका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। यह दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत और जहां पूर्वी घाट पर्वत जब आपस में मिलते हैं तो एक गांठ बन जाती है, और इन्हीं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु को ही नीलगिरी कहा जाता है। इसका विस्तार 3 राज्यों में है, एक तो कर्नाटक, दूसरा केरल और तीसरा तमिलनाडु। इन 3 राज्यों पे ही इसका विस्तार है। और यही पर्वत के नाम पर यहाँ पर दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है, और यही बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आपको उस पुराने लेक्चर से याद आ जाना चाहिए। और इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। यहाँ पर शेर के समान पूंछ वाला बंदर पाया जाता है। कौन सा बंदर पाया जाएगा? शेर के समान पूंछ वाला बंदर। शेर के समान पूंछ वाला बंदर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यदि बात करते हैं दोस्तों, यदि बात करते हैं कि हमारे भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी हमारे भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये है डिब्रू साइखोवा। कौन सा? डिब्रू साइखोवा। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और यह असम राज्य में स्थित है दोस्तों। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये असम राज्य में। हमने कहा नहीं था कि डिब्बू इतना छोटा सा होता है। अरे आप नहीं कहते हो कि ऐसी है जैसे माचिस की डिबिया हो, ऐसे नहीं कहते हैं। तो ऐसे थोड़ा अंदाजा लगा लीजिएगा, लिंक कर लीजिएगा कि डिब्बू बहुत छोटा सा होगा। इतनी छोटी डिब्बू होती है ना डिबिया, ऐसे कुछ बना दीजिएगा लिंक। इसलिए हमारे भारत का सबसे छोटा क्या है? ये बायोस्फीयर रिजर्व है, जो एस्टैब्लिश हुआ है 1997 में। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1997 में। बन जाएगा सबसे। अगर यहाँ बात देखें तो अगर देखें तो यहाँ कौन सा जानवर पाया जाता? कौन सा?
भैंसा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जंगली भैंसा, ठीक है, ये आप वाला भैंसा नहीं जो आपके घर गांव में होगा, वो वाला नहीं, ये कौन सा वाला, जंगली वाला है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा। और आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। किस पे आएंगे? हिमाचल प्रदेश। यदि बात करी जाए हिमाचल प्रदेश की, तो दोस्तों कल भी तो हमने पढ़ा था, जब राष्ट्रीय उद्यान याद कराया था कि यहाँ पर हिमालय राष्ट्रीय उद्यान पाया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही हिमालय भी है। यही तो है कुल्लू मनाली, यह आप धरती का, आप जहां पर आप मतलब आप शादी के बाद सोचते हैं कि हम वहीं जाएंगे, तो यही है कुल्लू मनाली, यही है शिमला, यह लघु हिमालय का ही हिस्सा है दोस्तों। तो यही तो आपका जो ये सपनों की दुनिया का ये आपके पास जो आपको लगता है कि हम भी कभी जाएंगे, ये कुल्लू मनाली और शिमला, तो यही याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में ही है। यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में ही है। और हिमालय के वैसे तो देखा जाए तो 3 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर वाला है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में ही है, जिसे लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, यहीं पर है कुल्लू कांगड़ा घाटियां, जहां पर ये शिमला, यहाँ पर ये मनाली, और जहां पर ये दोस्तों इतनी सुंदर सुंदर जगह स्थित है। तो याद रखिएगा, यही है ही शीत मरुस्थल, क्योंकि यहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसे हम शीत कह दिए। और शीत मरुस्थल कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। तभी तो आप घूमने जाते हो, और हम तो गर्म प्रदेश के लोग हैं दोस्तों, अब वहां जाते हैं तो खूब खेलते कूदते हैं, क्योंकि आपको बर्फ पहली बार ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है, आप देखते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं कि नहीं खिंचाते हैं? दूसरों को भी देखा होगा, ऐसा लगता है जैसे बादल पकड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, बादल बड़ा नजदीक रहता है, और वहां पर बर्फ भी गिरती रहती है, तो बहुत ही सुंदर होता है। सब लोग घूमने गए होंगे, नहीं गए होंगे तो जाइएगा कभी, ठीक है, लेकिन पहले पढ़ लीजिए तभी जा पाएंगे, क्योंकि तभी तो आपको बीवी मिलेगी, क्योंकि जब पढ़े लिखे होंगे तब नौकरी होगी, तभी तो बीवी भी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगी, बस ऐसे दूसरों को निहारते रहेंगे बस। तो आगे बढ़िएगा। हाँ, अभी शादियों का सब सीजन चल रहा है, और दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि काश कर हम भी कभी घोड़े चढ़ेंगे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि जब नौकरी होगी तभी तो लड़की होगी, यानी कोई भी बात बेटी तभी देता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आइएगा, उत्तराखंड में आइएगा। उत्तराखंड में दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड में कौन सा? यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कल हमने नहीं पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान में, हमने आपको याद कराया था कि नहीं, कि उत्तराखंड की 2 महिलाएं थी, नाम था गंगोत्री और नंदा देवी, ये दोनों की दोनों राजा जी को फूल देने कहां गई। तो इससे आपको ये पांचों के पांचों राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए थे उत्तराखंड के। तो उसी में से एक है यह नंदा देवी, और नंदा देवी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। नंदा देवी दोस्तों एक क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो याद रखिएगा इस नंदा देवी को, यह एस्टैब्लिश हुआ है 1988 में, और यह यदि बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है लाल पांडा। कौन? लाल पांडा। कौन सा पांडा? लाल पांडा। हाँ, ये जानवर है, आदमी नहीं है, ठीक है। हाँ, सुंदर सा है, बहुत बढ़िया रहता है, पास में रहता है। चलिए आगे बढ़िएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों सिक्किम में, और सिक्किम को कैसे याद रखेंगे? अरे सिक्किम को याद क्या रखना है, वैसे ही तो हमको पता है कि हमारे भारत देश में, भारत की ही पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी है यह कंचनजंगा। यह कंचनजंगा एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, यह कंचनजंगा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। तो ये तो जीके का भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसको भी याद रखिएगा। एस्टैब्लिश कब हुआ ये? सन 2000 में हुआ। यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों, एपी मतलब यहां से अरुणाचल प्रदेश से है, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर है दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, आप बोलेंगे सर हमको याद कैसे आप कराओगे? तो अरे याद कैसे नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपने जब नदियां पढ़ी होंगी तो यही तो है दिहांग नदी, और यहीं पर है दिबांग नदी। और दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से ही तो जाना जाता है। तो जब आपसे यदि हम पूछेंगे कि बताओ दिहांग या दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जब ब्रह्मपुत्र आ रही थी चाइना से भारत में प्रवेश की थी यांग्याप दर्रा से, तो अरुणाचल प्रदेश के लोग उस ब्रह्मपुत्र को दिहांग ही तो कहते थे। इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए यह दिहांग या दिबांग ये बायोस्फीयर रिजर्व कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो याद रहेगा, यह एस्टैब्लिश हुआ है 1998 में, याद रहेगा। आ रही है बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। और आगे बढ़िएगा दोस्तों, असम राज्य में आते हैं, और
असम में आपको हमने जब राष्ट्रीय उद्यान याद कराए थे तब हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पर मानने से, यानी हम जब ने याद कराया था आपको कि नहीं याद कराया था कि वो मानते हैं, कबूल है और उनको मानना पड़ता है। तो मानने से मानस राष्ट्रीय उद्यान याद कराया था कि नहीं? आप जाएंगे राष्ट्रीय उद्यान वाला जब वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आज हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर हमने याद कराया था। तो यहाँ पर मानस भी याद हो गया और कहा था हमने कि ये डिब्बू बहुत छोटा सा है और ये बहुत छोटा सा एक डिबिया है, जैसे माचिस की डिबिया हो गई, चाहे किसी की भी डिबिया, ठीक है, बहुत छोटी सी होती है, इसलिए डिब्बू को याद रखना। और इसके बारे में तो अभी हमने बता ही दिया है। तो ये असम राज्य में है मानस, ये बायोस्फीयर रिजर्व और यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यह गोल्डन लंगूर यहाँ पाया जाता। कैसा लंगूर है? मतलब सोने का नाव बना है, सोने का कलर है उसको कि जाके चले जाओ कि सोने का लंगूर नहीं, यह एक उसी के कलर का क्या है, एक लंगूर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। हाँ मैडम पूछा मत करिए, आ जाया करिए, वीडियो बन रही है, आप तो एकदम डिस्टर्ब कर देती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आएंगे मेघालय में। कहां पे आएंगे? मेघालय में। मेघालय की यदि बात करें दोस्तों तो मेघालय में है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और मेघालय में ही है दोस्तों क्या, यहाँ पर यह एक बायोस्फीयर रिजर्व। मेघालय में ही राष्ट्रीय उद्यान भी है, मेघालय में ही बायोस्फीयर रिजर्व है। और कल हमने आपको सिखाया था कि बोलो मेघालय, अरे बोलो मेघालय। अरे जब आप बोलते हो मेघालय तो ऐसा आ रहा है कि घायल, और घायल आप कैसे होते हो? अरे कोई नोकीली चीज चुभा दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ घायल हो रहे हैं कि नहीं। अरे नहीं होते हो क्या? हाँ, कोई नोकीली चीज यदि चुभा दी जाए तो घायल हो जाते हैं हम, इसलिए घायल से मेघालय राज्य याद रखना और नोकीली से नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना या नोकरेक बायोस्फीयर याद रखना। तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो याद रखिएगा मेघालय राज्य में स्थित है और एस्टैब्लिश कब हुआ? 1988 में यह एस्टैब्लिश हुआ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेस्ट बंगाल में आइए। वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? और यहाँ पर ही क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? सुंदरवन एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर सुंदरवन क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, बायोस्फीयर रिजर्व है। और अब इसको भी क्या याद कराना, ये तो जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरवन ही डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा बना है। यहाँ पर मैंग्रोव भी पाए जाते हैं जो कि एक सुंदरी नाम के वृक्ष होते हैं। ठीक है, यह डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं जो कि खारे पानी में होता है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस सुंदरवन को। यह सुंदरवन एक जीके का क्वेश्चन भी है जो हमारे पश्चिम बंगाल और दोस्तों बांग्लादेश में पाया जाता है। यह सुंदरवन याद रहेगा सबको? चलिए बहुत अच्छा। और आगे बढ़े क्या? अभी उड़ीसा पे आ जाए। उड़ीसा में आइएगा और उड़ीसा में मैंने आपको याद कराया था कि नहीं कि जब कण उड़ेगा तो भीतर घुसेगा। कहां घुसेगा? और किसके घर के भीतर? पान के घर के भीतर, क्योंकि यही कणों से मिलकर बने हैं हम और आप, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी दुनिया। तो जब यदि वो उड़ जाए तो फिर उड़ेगी, तो उड़ने से उड़ीसा याद रखना। जब उड़ेगी तो भीतर घुसेगी और भीतर से भीतर कनिका एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में ही है। और किसके घर के भीतर घुस जाएगी? पाल के। तो पाल से सिंपली पाल याद रखना। तो यह सिंपली पाल एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, यह सिंपली पाल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह एस्टैब्लिश हुआ है 1994 में। और दोस्तों यहाँ पर एशियाई हाथी पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? एशियाई हाथी। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? आंध्र प्रदेश में आइए। आंध्र प्रदेश में दोस्तों हम पढ़ेंगे शेषाचलम। कौन सा चलम? शेषाचलम। हाँ, ये शेषाचलम एक पहाड़ी भी है। अगर आपने याद रखा हो तो आप जा सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। जब मैंने आपको पूर्वी घाट पढ़ाया था तो यह पूर्वी घाट की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की बीच की सीमाओं पर स्थित है यह शेषाचलम पहाड़ी। और यहीं पर यह स्थित है, इसी के नाम से यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। शेषाचलम याद रहेगा। और यहाँ पर आपको मैंने जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया था तो थोड़ा सा पिछली बातें करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान से आपको ये लिंकअप हो जाएगा कि जब मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि जितने हीरो हीरोइन पिक्चर की दुनिया से जुड़े लोग हैं वो सब आंध्र प्रदेश में आ रहे थे। चाहे तो वो कौन हो, वह नागा अर्जुन राष्ट्रीय उद्यान, चाहे तो ब्रह्मानंद रेड्डी हो, वो भी एक हीरो हीरोइन है, पिक्चर की दुनिया से जुड़े लोग हैं। और चाहे तो हम वंशधरी की बात करें तो यदि हम कहें कि जब आप हीरो हीरोइन और पिक्चर की दुनिया के लोगों को यदि देखेंगे तो उनके नाम पर ही आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों का नाम रखा गया। और जब आप उनसे मिलने जाओगे तो हो सकता
पड़ता है आप मिल लो, और कुछ लोग शेष रह जाते हैं कि नहीं। अरे जब हीरो हीरोइन से मिलने जाते हो, थोड़ा सा एक नजर बस उनको देख ले और हाथ मिलाने में तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा यदि कोई धोखे से यदि सलमान खान आ जाए तो ना कहिए पूरा सपना जिला चला जाएगा। सही है कि ठीक है, कि बस एक झलक उनकी देख तो ले, और मैडम कोई हीरोइन आ जाए तो फिर तो पूरा सपना का पूरा विवाह संभाग चला जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। तो वही तो हम कह रहे हैं कि यही तो कहने का मतलब है कि जिसमें से कुछ लोग तो मिलेंगे और कुछ शेष रह जाएंगे। तो शेष रहने वाले कौन कहलाएंगे? शेषाचलम कहलाएंगे। इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बनेगा? शेषाचलम बनेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िएगा, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रेट निकोबार पे आते हैं। अच्छा बताइए, जब हमने आपको द्वीप पढ़ाया था तो द्वीप में बताया था ना कि निकोबार के अंदर दो द्वीप थे, एक था कार निकोबार, दूसरा ग्रेट निकोबार। एक था कौन सा और दूसरा? दो ही द्वीप हमने पढ़ाए थे, एक था कार और दूसरा था ग्रेट। और इसी ग्रेट निकोबार में हमारे भारत देश का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, यहीं पर स्थित था, जिसकी अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार था। यही हमारे भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पार्सन पॉइंट, इसे ही हम पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। तो बहुत इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये भी आपको पहले ही हमने कभी पढ़ा दिया था द्वीपों में। ठीक है, तो इसको भी नाम आप याद रखिएगा, और ग्रेट निकोबार का नाम आते ही आपको पता चल जाएगा ये निकोबार में है, ये निकोबार में है। दोस्तों स्टैब्लिश हुआ है 1989 में। कब स्टैब्लिश हुआ? 1989। और अब देखो पानी में है, समुद्र में है, तो क्या पाया जाएगा? मगरमच्छ पाए जाएंगे। और कैसे वाले? खारे पानी वाले। ठीक है, वो आपको नहीं खाएंगे। आप कैसे हो? मीठे पानी की हो, ऐसे होगा क्या? नहीं, जब भी आपको अगर उनसे मिलोगे तो खा ही लेंगे आपको, याद रखना। ठीक है, खारे पानी में पाया जा रहे हैं। ठीक है, खाने को तो कुछ भी खा लेंगे। चलिए, सारे हो गए। मन्नार की खाड़ी को पढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी दोस्तों, यह मन्नार की खाड़ी, यह यदि बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। यहाँ पर यह मन्नार की खाड़ी। यदि बात करते हैं हम मन्नार की खाड़ी को, तो यह भी आप याद रखिएगा। और यह मन्नार की खाड़ी आप समझ पा रहे होंगे ये कहां पर स्थित है, और इसी के नाम पर यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व का नाम रख दिया गया। और यह स्टैब्लिश हुआ है 1989 में। कब स्टैब्लिश हुआ? 1989। यह कब स्टैब्लिश हुआ? 1989। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर कौन सा जानवर पाया जा रहा है? देखिए पानी में है, ये पानी में है, तो पानी में ही कुछ ना कुछ पाया जाएगा। मतलब ये पूर्ण रूप से समुद्र में है, और इसका नाम है दुगांग सफेद गाय। कौन सा? दुगांग सफेद गाय यहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा इस दुगांग सफेद गाय का, ठीक है, वो एक गाय की तरह एक जानवर है जो पानी के अंदर पाया जाता है। इसका नाम है दुगांग सफेद गाय। अब कैया वो पाई जाएगी वहां, ठीक है, वो पानी में कैसे रहेगी, याद रखिएगा। सारे हो गए? हाँ, मध्य प्रदेश बचा है मैडम। चलिए बहुत बढ़िया। ये मध्य प्रदेश कौन सा? हाँ, केरल की बात करते हैं। केरल की बात करते हैं। केरल में है अगस्तमलई। या अगस्तमलई, ये पहाड़ियां भी थी यहाँ पर, अन्नामलई पहाड़ियां भी थी यहाँ। सॉरी, यहाँ पर यदि बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब मैं आपको पश्चिमी घाट पर्वत मैंने पढ़ाया था तो वहां पर मैंने नीलगिरी पर्वत पढ़ाया था। वहीं पर ही दोस्तों नीलगिरी पर्वत के बीच में था पालघाट दर्रा, और पालघाट दर्रे के नीचे थी ये अन्नामलई पहाड़ी। यह अन्नामलई पहाड़ी जिसकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी, उसी अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित अन्नाईमुडी, याद रखिएगा। फिर उसी के नीचे था अगस्तमलई, यह भी एक पहाड़ियां हैं। इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। और इसी अगस्तमलई पहाड़ी के नाम पर दोस्तों इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम रख दिया गया, और यही है अगस्तमलई जिसका विस्तार केरल और तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। यह मैंने लिख दिया है। यह एस्टैब्लिश हुआ है, हरे कलर से आप देख सकते हैं, सन 2001 में यह एस्टैब्लिश हुआ है। यह अगस्तमलई, यह बायोस्फीयर रिजर्व, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने पढ़ा इस दोस्तों इस बायोस्फीयर रिजर्व को। मध्य प्रदेश के बच्चे उस पे भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यह मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तीनों के तीनों आप देख पा रहे होंगे। किसी भी राज्य में 3 बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, याद रखिएगा। हमारा मध्य प्रदेश ही ऐसा एक प्रदेश है जिसमें 3 बायोस्फीयर रिजर्व एक साथ स्थित है। जैसे कि पन्ना, यह पन्ना दोस्तों एस्टैब्लिश हुआ है 2011 में। यदि बात करें पचमढ़ी की, यह एस्टैब्लिश हुआ है 1999 में। और यदि बात करें अचानकमार की, जिसका यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों इसमें
में राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है और यह स्टैब्लिश हुआ है सन 2005 में। कब स्टैब्लिश हुआ? 2005 में। कब स्टैब्लिश हुआ? 2005 में। तो बन जाएगा सबसे, ठीक है। तो इस तरह पढ़ा आपने इन बायोस्फीयर रिजर्व को। चलिए थोड़ा और चर्चा करते हैं। मैंने एक पॉइंट लिखा है जिसका मतलब क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यूनेस्को द्वारा सन 1971 में मानव और पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया। फिर से समझिएगा हाँ, कि यूनेस्को द्वारा सन 1971 में यानी 1971 में मानव व पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, देखिए कितनी अच्छी बात है कि मानव और पर्यावरण के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए, जैसे मानव यानी हम आप पूरा भारत में जो ये मानव रहते हैं और उनके साथ साथ जो ये पर्यावरण है उसके बीच समझौता एक समन्वय स्थापित करने के लिए कि आप जरा समझिए तो ये पर्यावरण ही सब कुछ है, यदि वो है तभी हम हैं। देख लीजिए बीमारियां कैसे आती जा रही हैं, आप भले कितने पैसे वाले हो लेकिन जान नहीं बचा पा रहे हो अपनी, और आपको पता है कि जान पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन यदि पर्यावरण को संवारोगे और सजाओगे तो हो सकता है आराम से मरो, यानी एक जब उम्र हो जाए तभी मरो, यानी पहले ही न मर जाना। क्यों? यदि आपने पर्यावरण को सजाया और संवारा नहीं, उसको बचाया नहीं, तो यही काम तो कर रहा है यूनेस्को। समझिए तो जरा, उसने 1971 में पहल चला दी और कहा कि मानव और उसमें यदि बात करें पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित किया जाए, तो चलिए उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसे हम MAB कहते हैं, ठीक है, यानी मानव, एनवायरनमेंट और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच यह प्रोग्राम चलाया गया बायोस्फीयर रिजर्व के बीच। तो इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम था MAB। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसमें ऐसी शुरुआत की गई, यह शुरुआत की गई थी 1971 में। कब से की गई? यदि बात करें सर यूनेस्को क्या होता है, आपने दिमाग में बार-बार आ रहा होगा कि सर बार-बार यूनेस्को बोल रहे हो, क्या है ये यूनेस्को? तो दोस्तों यह यूनेस्को, यदि इसके फुल फॉर्म की बात करी जाए तो इसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड क्या बोलते हैं, साइंटिफिक एंड क्या बोलेंगे, सी से क्या होगा, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम हिंदी से सीधे बात करते हैं। अब तो आप देखिए इंग्लिश तो कमजोर है, आप लोग जानते हैं, तो कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, आपकी भी कमजोर है, ठीक है, ऐसा जो देख रहे हैं तो कमजोर तो आपकी भी है, लेकिन फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म हमने बता दिया, लेकिन हिंदी में आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो समझिएगा जरा। तो देखिएगा हिंदी में कैसे समझेंगे, ये शिक्षा, यह समाज, यह संस्कृति, यह सबको बचाने का कार्य करता है यह यूनेस्को। समझिएगा, यह यूनेस्को का कार्य तो समझिए, ये शिक्षा हो, ये संस्कृति हो, ये समाज हो, या और इस तरह के और अच्छे कामों को यह बचाने का, ये समन्वय स्थापित करने का ये कार्य करता है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये इसका कार्य है, ठीक है। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, यह जो एस्टैब्लिश हुआ है यूनेस्को, आज वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं, जिसमें से भारत भी हमारा सदस्य देश है। यह एस्टैब्लिश हुआ था यूनेस्को 1945 में, लेकिन हम भारत वाले उसमें शामिल हो गए थे 1946 में, तुरंत शामिल हो गए थे, ठीक है। बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छी बात है कि भारत हमेशा से इसीलिए हमेशा दूसरों के नजरों में एक बढ़िया देश रहता है, क्योंकि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भी हैं। और दोस्तों, और हम जो भी अच्छी मुहिम होती है जो विश्व को बचाने में, इस पूरी पृथ्वी को बचाने में, तो हम सबसे पहला कदम अपना ही रखते हैं, याद रखिएगा। तो यूनेस्को में हमने तुरंत शामिल हुए और 1946 में हम शामिल हुए। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यूनेस्को बना है 45 में, लेकिन हम शामिल हुए हैं 46 में। तो 45-46 को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ऐसा भी तो याद कर सकते हैं, कैसे कि आप बोलिए यूनेस्को, बोलिए यूनेस्को। अच्छा, जब आप बोलते हैं यूनेस्को, ओ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना, ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ओ के बाद इंग्लिश में क्या आता है, अक्षर में, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है? पी। क्या आता है? पी। और पी से पेरिस याद रखना, पी से पेरिस याद रखना। नहीं समझ में आया? अच्छा बोलो यूनेस्को। ओ आ रहा है कि नहीं? जब ओ के बाद इंग्लिश में अल्फाबेट में क्या आता है? पी फॉर पेरिस, पी फॉर, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। अच्छा, यूनेस्को का काम अभी आपने सीखा ना कि क्या करता है, ये विश्व धरोहर हो या चाहे जो भी चीजें हो, उसको बचाता है, उसे सजाता है, संवारता है और अपनी छत्र छाया में ले लेता है। क्या करता है? आप देखिए, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, या प्राचीन या कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, उसको सजाने, संवारने और अपनी छत्र छाया में लेने का कार्य करता है। क्या करता है?
तो क्या करता है? छत्र छाया में। क्या करता है? और छाया से 46 याद रखना। क्या याद आ जाएगा? अरे यूनेस्को का काम क्या है? किसी चीज को अपने छत्र छाया में ले लेना, और छाया से 46 याद रखना। इसलिए 1946 में 1945-46 में एस्टैब्लिश हुआ। याद रहेगा सबको? बाकी कहानी हमने बता दी, तो सबसे बन जाएगा। चलिए ठीक है, और इसी में एक पॉइंट और जोड़ के रखिएगा। इसी मैप में एक चीज और आपको सिखा देते हैं दोस्तों। जब इतनी बातें यूनेस्को के बारे में हुई तो हमने आपको कहा कि हमारे भारत देश में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और 18 में से यूनेस्को ने किसको किसको अपनी छत्र छाया में ले लिया है? तो दोस्तों 12 बायोस्फीयर रिजर्व को इसने अपनी छत्र छाया में ले लिया है। उसने कहा है कि हम इसे संवारेंगे, इस प्रकृति में इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम इसको अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। हम ही पैसा लगाएंगे और हम ही इसकी रक्षा करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसका काम ही है, वो संस्था ही इसलिए बनी है। तो याद रखिएगा कि जहां-जहां मैंने यूं लिखा है, ये पेपर में खूब पूछा जाता है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो दोस्तों 12 बायोस्फीयर रिजर्व में कितने? 12, जो कि यूनेस्को की किसमें है? विश्व धरोहर में शामिल है। कितने हैं? 12। चलिए इन 12 पे चर्चा कर लेते हैं। जहां-जहां व्हाइट बोर्ड में आपको यू दिख रहा होगा वो यू फॉर यूनेस्को से है। किससे है? यू फॉर यूनेस्को। ठीक है, तो 12 में से जैसे यू से नंदा देवी आपने देखा, इसमें यू लिखा है और ये एस्टैब्लिश हुआ था, यानी बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश तो हुआ था 1988 में। लेकिन जो काले कलर से जो मैंने सन लिखा है वो दोस्तों यह बताता है कि यह यूनेस्को ने इसे कब शामिल किया, यानी यूनेस्को में ये कब शामिल हुआ। ये काले कलर से जो मैंने लिखा है उसमें आपको यह पता चल रहा है कि यह यूनेस्को में कब शामिल हुआ। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, यह नंदा देवी यह 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ। यह दोस्तों कंचनजंगा यह 2018 में शामिल हुआ। याद रखिएगा। यदि बात करें दोस्तों, यदि बात करें कि यदि और कहां यू है, नोकरेक की बात करें तो यह नोकरेक भी बायोस्फीयर रिजर्व जो नोकरेक है यह भी यूनेस्को की क्या है? एक साइट में शामिल है, जो कि 2009 में शामिल हुआ। सुंदरवन यू इसमें भी लिखा है, यह 2001 में शामिल हुआ दोस्तों। ये शिम्पलीपाल दोस्तों यह भी इसमें भी यू लिखा है, मतलब ये भी यूनेस्को साइट में शामिल है, सन 2009 में शामिल हुआ। यदि बात करें दोस्तों, या बात करें ग्रेट निकोबार की तो यह भी यू लिखा है और यह 2013 में शामिल हुआ दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों, यह मन्नार की खाड़ी में, यह मन्नार की खाड़ी भी 2001 में शामिल हुआ। यदि बात करें अगस्त मलई की, यह 2016 में शामिल हुआ। यह नीलगिरी पर्वत यह 2000 में शामिल हुआ दोस्तों। सॉरी, नीलगिरी यह बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यदि बात करें हम मध्य प्रदेश के इन बायोस्फीयर रिजर्व की तो अचानक मार शामिल हुआ है सन 2012 में। यदि बात करें दोस्तों पचमढ़ी की, यह शामिल हुआ है सन 2009 में। यदि बात करें पन्ना की तो ये इससे करंट का भी क्वेश्चन एक बन गया कि यह पन्ना यह 12वां बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि यूनेस्को की साइट में शामिल हुआ। यह 12वां था, यह 12वां क्या है? यह पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। यह 12वां यह क्या है? जो 12वां यह अंतिम यानी 12वां 18 में से 12 यह यूनेस्को की साइट में शामिल है और 12वें नंबर का यही है पन्ना, हमारे मध्य प्रदेश का पन्ना जिले में यह स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान यह बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सन 2020 हाल ही में ये किसमें? यूनेस्को की साइट में शामिल हुआ। समझ में आया? बन जाएगा सबसे। तो जितने में भी यू लिखा है यानी 18 में से 12 गए तो कितने बचे? 6। तो बचे के 6 जो हैं जो यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं है, बाकी 12 के 12 किस में शामिल हैं? यूनेस्को में शामिल है। तो इस तरह याद रहेगा। तो चाहे 12 को याद कर लीजिए चाहे 6 को याद कर लीजिए, एक ही बात है। तो क्योंकि 12 जो बचे हुए 12 हैं वो आपको पता चल जाएंगे ये यूनेस्को वाले हैं, तो 6 को याद करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो बचे के जो 6 हैं जो व्हाइट बोर्ड में आप देख सकते हैं जो कि विश्व धरोहर यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं है, उनको आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा सबसे। देख पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, तो इसी तरह आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। आज आपने पढ़ा हमारे भारत देश के ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को में शामिल ये हमारे भारत के ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व को, और साथ ही साथ आपने और भी इनसे जुड़ी इसमें जो जानवर पाए जाते हैं वो भी आपने सीखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।